स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं अपने विज्ञान का 5वें अध्याय का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है पीएच स्केल। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने अम्ल क्षार लवणों के महत्वपूर्ण उपयोग देखे थे। इस वीडियो में अपन पीएच स्केल और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण उपयोग है अपने दैनिक जीवन में वो पढ़ेंगे। तो पीएच स्केल होता क्या है? तो जैसे नाम से स्पष्ट है, पीएच, एच का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है, पी का मतलब होता है पावर या शक्ति, अर्थात हाइड्रोजन आयन की शक्ति। तो जिस तरह से जैसे हमारा जो शरीर का तापमान है हम थर्मामीटर के या तापमापी के द्वारा मापते हैं, या दूध की जो शुद्धता है उसको लेक्टोमीटर से मापते हैं। उसी तरह से क्या है कि कोई भी घोल होता है या विलयन होता है, उस विलयन की अम्लता या क्षारकता, वो अम्लीय है या कितना वो क्षारीय है, उसकी क्षारकता का मापन जिस स्केल के द्वारा किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। जैसे कोई भी घोल है तो वो अम्लीय है या क्षारीय है, तो इसका मापन हम एक स्केल के द्वारा करते हैं जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं। तो ये जो पीएच स्केल है इसमें आखिर मापा क्या जाता है? तो पीएच स्केल से किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ या जिसको अपन हाइड्रोजन आयन कहते हैं की सांद्रता को मापा जाता है। तो मतलब जब पीएच स्केल अपन लेते हैं तो इसमें अपन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापते हैं। किस में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा है या उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है, तो उसी हिसाब से उस विलयन का पीएच निर्धारित किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, किसी विलयन की अम्लता और क्षारकता का मापन जिस स्केल से करेंगे उसको पीएच स्केल कहते हैं। और पीएच स्केल के द्वारा हम उस घोल में या विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापेंगे। सांद्रता का मतलब है उस घोल में कितनी मात्रा में हाइड्रोजन आयन उपस्थित है, या कम मात्रा में है या अधिक मात्रा में है। तो एक बार इसको विस्तार देखते हैं अपन। देखो, पीएच में पीएच अगर है कि कैसे बना ये शब्द। तो पीएच में एक पी है, एक जर्मन शब्द है पुसांस, जिसको पोटेंज भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोटेंज। एक जर्मन शब्द है पुसांस जिसको पोटेंज कहते हैं, उससे मुख्य रूप से लिया गया है ये पी शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है जर्मन भाषा में? शक्ति या पावर होता है। तो ये जो पुसांस या पोटेंज शब्द है उससे ये पी लिया गया है और इसका अर्थ पावर या शक्ति होता है। तो हम इसको साधारण भाषा में पी को पावर भी कह सकते हैं, यानी शक्ति। और एच का अर्थ है हाइड्रोजन आयन, H+ आयन। तो पीएच का पूरा अर्थ क्या हो जाता है? पीएच का अर्थ हो जाता है हाइड्रोजन आयन की शक्ति, अर्थात पावर ऑफ H+ आयन। तो हाइड्रोजन आयन की शक्ति को ही अपन पीएच कहते हैं। अभी इसको देखो, अभी ये पीएच है क्या? तो अगर कोई भी विलयन या घोल है उसमें जितने कम H धन आयन होंगे, जितने कम H धन आयन होंगे उस विलयन की पीएच उतनी ही ज़्यादा होगी। ये याद रखिएगा कि जितने कम H धन आयन होंगे उतनी ही उसकी पीएच होगी, अर्थात उसकी पावर ज़्यादा होगी। तो जितने कम H धन आयन होंगे उसकी पीएच उतनी ज़्यादा होगी, जितने अधिक H धन आयन होंगे उसकी पीएच उतनी ही कम होगी। मतलब दोनों उल्टे हैं। कम H धन आयन होंगे पीएच ज़्यादा होगी, अधिक H धन आयन होंगे पीएच कम होगी। तो इस कारण ये एक दूसरे से थोड़ा इन उल्टे हैं, मतलब एक दूसरे से विपरीत हैं कि कम H धन आयन होंगे तो पीएच ज़्यादा है, अधिक H धन आयन होंगे तो पीएच कम होती है। तो अब पीएच की परिभाषा क्या दे सकते हैं अपन? तो पीएच की परिभाषा देखो, पीएच की परिभाषा अपन ये दे सकते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उनकी सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक को पीएच कहते हैं। ये इसकी एक साइंटिफिक परिभाषा है कि जो हाइड्रोजन आयन है उसकी सांद्रता का जो ऋणात्मक लघुगुणक है। ऋणात्मक का मतलब है कि जैसे यहाँ पर पीएच H धन आयन कम होंगे तो सांद्रता उसकी पीएच ज़्यादा होगी। तो ऋणात्मक लघुगुणक को हम क्या कह रहे हैं? पीएच कह रहे हैं। तो पीएच कैसे नोट करते हैं अपन? पीएच बराबर -log 10 और कोष्टक में H धन आयन। तो आप इस सूत्र को याद रखिएगा, ये पीएच की परिभाषा है कि ऋणात्मक लघुगुणक को हम H धन आयन के ऋणात्मक लघुगुणक को ही हम पीएच कहते हैं।
मतलब H की सांद्रता अगर अधिक होगी तो उस विलयन की पीएच का मान उतना ही कम होगा। विपरीत है, H की सांद्रता अगर कम होगी तो उसका पीएच का मान उतना ही अधिक होगा। ऋणात्मक है ये। तो H की सांद्रता अधिक, उसका मतलब पीएच का मान उतना ही कम। H की सांद्रता कम तो उसके पीएच का मान अधिक होगा। तो ये दोनों के विपरीत है। अब अगर अपने एक स्केल बनाए, पीएच स्केल बनाते हैं, तो आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा सकता है। देखो किस तरह से। एक तो इस पीएच का अर्थ पूछा जा सकता है कि पीएच का अर्थ क्या है, तो आपको लिखना है हाइड्रोजन आयन की शक्ति। पीएच में पी का अर्थ है पुषांश या पोटेंज, जिसका अर्थ होता है शक्ति। और जिसके में पीएच मान लीजिए किसी विलयन की पीएच ज़्यादा है तो हम ये कह देंगे उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है। पीएच अगर कम है तो उसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा है। तो एक अगर पीएच स्केल बनाए तो इस तरह से पीएच स्केल बनता है। ये तो पीएच का मान है ये 0 से शुरू होकर 14 तक जाता है, और बीचों बीच इसका जो मध्यवर्ती बिंदु है वो होता है 7। तो 0 से 1 2 3 4 5 6 यानी 14 तक ये पीएच स्केल होता है। अब इसमें जैसे अपन ये जो 7 है, जिस विलयन या घोल की पीएच 7 आती है वो उदासीन होता है। वो विलयन कैसा होता है? उदासीन, ये याद रखना है। जिस विलयन या घोल की पीएच 7 होती है वो उदासीन होता है। 7 से कम जिसकी पीएच होती है तो वो विलयन है वो अम्लीय होता है। और 7 से ऊपर अगर किसी की पीएच जाती है तो वो क्षारीय विलयन होता है। जैसे 7 से 8 हो गया तो हल्का क्षारीय हो गया, फिर 9 फिर और क्षारकता बढ़ गई, फिर 14 तक बहुत ज़्यादा क्षारकीय हो जाता है। अर्थात जैसे इधर अपन अम्लीय उदासीन से 7 से नीचे पीएच आती है तो अम्लीयता बढ़ती है। तो अम्लीयता का बढ़ने का मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में बढ़ोतरी हो रही है। देखो ये एक ग्राफ है, यहाँ से हाइड्रोजन आयन चल रहे हैं तो ये धीरे धीरे ये ऊपर वाला ग्राफ चौड़ा हो रहा है। चौड़ा होने का मतलब है धीरे धीरे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ रही है, और यहाँ तक आते आते हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 7 से कम पीएच होती है, तो पीएच जब कम होती है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है। ये हमें ऊपर पढ़ा था। जैसे ये पीएच का मान कम होगा तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। जबकि अपन 7 से ऊपर जाते हैं तो अम्लीयता कम होती है, क्षारीयता बढ़ जाती है। उस स्थिति में क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। तो जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती है तो पीएच का मान अधिक होता है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तो कम हो रही है, लेकिन जो दूसरा आयन होता है हाइड्रोक्सिल आयन, उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन क्षारीयता का क्षार केंद्र होता है। तो यहाँ से धीरे धीरे हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस की सांद्रता बढ़ जाती है। H की सांद्रता तो कम हो रही है, हाइड्रोक्सिल की सांद्रता बढ़ रही है, तो धीरे धीरे 7 से ऊपर जाने पर क्षारीयता बढ़ जाती है। आपको इतना याद रखना है कि पीएच जब 7 से कम होती है तो वो विलयन अम्लीय होता है। जब पीएच 7 होती है तो वो विलयन उदासीन होता है। अगर पीएच 7 से 14 तक है तो वो विलयन क्षारीय होगा। विलयन अम्लीय होगा तो ये हो जाएगा कि लिटमस पत्र को डुबोएंगे तो वो नीले से लाल हो जाएगा। उदासीन विलयन में किसी भी लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और 7 से ऊपर अगर पीएच होगी तो लाल लिटमस से नीला हो जाएगा, नीले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पीएच स्केल का चित्र बनाइए। तो आपको इस तरह का एक चित्र बनाना है। 0 लिखना है, फिर बीच में 7, फिर अंत में 14 लिखना है। 7 के पास आपको उदासीन लिखना है। 7 से कम आपको इधर अम्लीय लिखना है। 7 से ऊपर आपको क्षारीय लिखना है। और नीचे लिख सकते हो क्षारीय जब बढ़ता है तो निश्चित बात है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी होती है, और अम्लीय जब बढ़ता है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में बढ़ोतरी हो रही है। जैसे ग्राफ में देख रहे हैं ये हाइड्रोजन आयन धीरे 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 बढ़ रहे हैं, और इधर OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ रहे हैं। तो ये एक पीएच स्केल का चित्र है, इसको आपको याद रखना है। तो इसमें पीएच की परिभाषा महत्वपूर्ण है, पीएच स्केल के बारे में, और कौन सी पीएच पर कैसा विलयन है। पीएच 7 से कम होगा तो विलयन अम्लीय होंगे, पीएच 7 होगा तो वो विलयन उदासीन होगा, और 7 से ऊपर 14 तक कोई विलयन की पीएच है तो उसका विलयन है वो क्षारीय होगा। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट इसमें अपन कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसके कि उदाहरण कैसे हैं। तो उदाहरण अगर अपन देखें तो देखिए ये है कुछ अम्लीय पदार्थों के उदाहरण। तो अम्लीय पीएच वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? अम्लीय पीएच वाले कौन से होंगे? जिनकी पीएच 7 से कम होगी
तो देखिए HCl अम्ल जो हमारे जठररस के अंदर बन रहा है, तो HCl अम्ल की या जो जठररस होता है उसमें भी हमारे HCl अम्ल होता है। तो HCl अम्ल ले लो, चाहे आप H2SO4 ले लो, चाहे HNO3 ले लो, एसिटिक अम्ल ले लो, ये सारे अम्ल हैं, इनकी pH आपको 7 से कम मिलेगी। तो HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH इन सब की pH आपको 7 से कम मिलती है। इसी तरह से दूध है, दूध भी की pH भी 7 से कम रहती है, 7 के आसपास। दही जो खट्टा होता है उसकी pH भी 7 से कम रहती है। नींबू का रस खट्टा होता है यानी अम्ल होता है, उसमें उसकी pH भी 7 से कम होगी। टमाटर भी खट्टा होता है, उसकी pH भी 7 से कम होगी। संतरा होगी, संतरा का जूस अपन पीते हैं तो वो भी खट्टा होता है, तो उसकी pH भी 7 से कम होगी। तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं और जितने भी अम्ल हैं उनकी pH 7 से कम होने वाली है। उदासीन pH वाला पदार्थ कौन सा है जिसकी pH 7 होती है? देखो, तो उदासीन pH वाला कौन सा होता है? जैसे शुद्ध जल है, शुद्ध जल, बिल्कुल शुद्ध जल के अगर अपन pH नोट करते हैं तो उसकी pH 7 होती है। या कोई उदासीन लवण है, बिल्कुल उदासीन लवण, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड नमक है, इसका घोल भी आपको उदासीन मिलेगा। क्षारीय pH वाले पदार्थ कौन से होते हैं? जिनकी pH 7 से अधिक और 14 तक होती है, 7 से ऊपर होगी और 14 तक होगी। तो जैसे NaOH, KOH, हमारा रक्त की pH कितनी होती है? 7.4 के लगभग। साबुन का पानी है, उसमें क्षार होता है, तो साबुन के पानी की pH 7 से ऊपर मिलेगी। सोडा युक्त शीतल पेय, जो ठंडे पेय पदार्थ होते हैं जो फ्रिज में रखे हुए होते हैं, उसमें सोडा मिला हुआ होता है, तो उसकी pH भी हमेशा 7 से ऊपर आएगी क्योंकि उसमें क्षारीय पदार्थ होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस, ये भी एक क्षारीय पदार्थ है। ये भी कैसा है? एक क्षारीय पदार्थ है, तो इसकी pH भी 7 से अधिक होगी। तो इनमें आपको मिलान करने वाला प्रश्न आ सकता है। एक तरफ आपको 7 से कम वाला pH दे दे, एक आपको 7 वाला pH दे दे, और एक 7 से अधिक वाला pH दे दे, और आपको इसमें मिलान करवा ले। तो ध्यान रखना, जितने भी अम्ल है, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, उनकी सबकी pH 7 से कम हो रही है। शुद्ध जल और उदासीन लवणों की pH 7 होती है। और क्षारीय पदार्थ है जैसे NaOH, KOH, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिनमें OH होता है, उनकी सभी की pH 7 से अधिक होगी। रक्त की pH भी 7 से अधिक होगी। साबुन की पानी की। सोडा युक्त शीतल पेय, सोडा का मतलब है इसमें सोडा होता है, वो सोडा जिसमें बाइकार्बोनेट होता है और वो क्षारीय होता है। सोडा कैसा होता है? क्षारीय। तो कन्फर्म है, क्षार की pH 7 से अधिक आती है। और मिल वो मैग्नीशिया, जो कि पेट की एसिडिटी दूर करने में काम आता है। एसिडिटी हो जाती है तो इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम पीते हैं तो एसिडिटी दूर जाती है, तो इसका मतलब एक क्षारीय पदार्थ है, तो इनकी pH 7 से अधिक होती है। तो ये थी कुछ क्षारीय जो पदार्थ हैं अपने दैनिक जीवन में काम आने वाले, उनकी pH के बारे में। अभी यहाँ पर आपको एक प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम pH जो स्केल थी वो किसने बनाई? ये याद रखिएगा। सर्वप्रथम pH स्केल किसने बनाई, अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का निर्धारण किसने किया? तो एक 1909 में, इस वैज्ञानिक का नाम याद रखिए, 1909 में सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक हुए थे। उन वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम pH स्केल बनाई थी। हाँ, तो pH स्केल किसने बनाई? 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने ये pH स्केल बनाई थी। अब हम देते हैं जो हमारी pH होती है, उस pH का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो देखो, पहला अपन पढ़ते हैं, हमारे उदर में यदि हमारे उदर का मतलब होता है हमारा पेट, उदर का मतलब पेट या आमाशय। तो हमारे उदर में हम जानते हैं कि HCl अम्ल बनता है, जिसको कहते हैं अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो भोजन को पाचन में सहायता करता है, भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो HCl अम्ल है ना, ये क्या करता है? भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को गलाकर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जिससे हमारा भोजन आसानी से पच जाता है। लेकिन जब कभी बार अपच हो जाता है, तो अपच की स्थिति में क्या होता है? उदर में अधिक मात्रा में HCl अम्ल बनता है। तो जब बहुत ज़्यादा HCl अम्ल बन जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है?
उदर में जलन और दर्द होने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती है, जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है जब HCl बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? एसिडिटी। क्या कहेंगे? कि एसिडिटी हो गई। तो अम्लता कहते हैं उस स्थिति को। अब जब HCl अम्ल बहुत ज़्यादा बढ़ गया पेट में, तो इस अम्ल को हमको उदासीन करेंगे, तब हमें जाकर कोई राहत महसूस होगी। तो इस अम्ल को उदासीन करेंगे तो हमें कोई क्षारीय पदार्थ चाहिएगा। तो इससे राहत पाने के लिए एंटासिड के रूप में, एंटासिड का मतलब एंटी यानी विरोधी, एसिड यानी अम्ल, अम्ल का विरोधी पदार्थ लेंगे जो कौन होता है? क्षार होता है। तो इसको राहत पाने के लिए हम एंटासिड के रूप में किसी दुर्बल क्षार का प्रयोग किया जाता है। प्रबल क्षार को हम नहीं पी सकते क्योंकि प्रबल क्षार हमारे गले में नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हम कोई दुर्बल क्षार का प्रयोग करते हैं जो उदर में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। तो जो HCl अम्ल बना, इस HCl अम्ल को उदासीन कर दें तो पेट की जलन और दर्द कम हो जाता है, एसिडिटी कम हो जाती है। तो इसके लिए हम ऐसा पदार्थ पीते हैं जिसमें दुर्बल क्षार होता है। जैसे एक पदार्थ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये बाज़ार में मिलता है और इसको पिया जाता है तो पेट की अम्लता कुछ ही समय में दूर हो जाती है, यानी पेट का जो अम्ल बढ़ा हुआ अम्ल था वो उदासीन हो जाता है और हमें दर्द, जलन और खट्टी डकारों से राहत महसूस होती है। तो याद रखिएगा, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए एंटासिड के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो वो उसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये दूध या कलर का, दूध के रंग के जैसा एक पदार्थ होता है जिसको पीने से हमारे पेट की अम्लता है, वो बढ़ा हुआ अम्ल है, वो उदासीन हो जाता है और हमें राहत महसूस होती है। तो यहाँ से यही प्रश्न आता है कि एक तो आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है, और वो अम्ल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जलन या दर्द, एसिडिटी होती है। फिर उसको दूर करने के लिए एंटासिड के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो वो पदार्थ कौन सा है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दूसरा देखो, दंत क्षय। दंत क्षय में भी हमारा पीएच इम्पोर्टेंट करता है। दंत क्षय का मतलब है दांत का नष्ट होना या दांत को नुकसान होना। दांत को नुकसान होता है। होता क्या है कि हमारे जो मुख है उसमें लार होती है, वो लार क्या करती है? हमारे मुख की पीएच को लगभग 6.5 के करीब रखती है। तो ये लगभग 6.5 के लगभग हमारी मुंह की पीएच पाई जाती है। लेकिन खाना खाने के पश्चात अगर हम मुख में कोई भोजन शेष रह जाता है, मुख की अच्छी तरह से कुल्ला नहीं करते हैं या भोजन मुख की सफाई नहीं करते हैं, तो खाना खाने के पश्चात मुख में जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं? जो दांतों पर लगे अवशिष्ट भोजन, कोई दांतों पर कोई भोजन का टुकड़ा लगा हुआ है तो उस भोजन से क्रिया करके वहाँ अम्ल बनाने लगते हैं, अम्ल उत्पन्न करते हैं। तो मुख में अम्ल उत्पन्न होने लग जाएंगे जब मुख की सफाई अच्छी तरीके से नहीं होगी, जीवाणु पैदा होंगे और जो दांतों पर भोजन के टुकड़े लगे हुए हैं उन टुकड़ों से क्रिया करके अम्ल पैदा करने लगेंगे जीवाणु। अब अम्ल पैदा होगा मुख में तो जाहिर सी बात है मुख की पीएच कम हो जाती है, मुख की पीएच कम हो जाती है। और जब मुख की पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है, देखो जब मुख की पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो कम होने पर क्या होता है? मुख में पीएच बहुत कम हो गई। इस स्थिति में दांतों को जो इनेमल है वो नष्ट होने लगता है। इनेमल क्या होता है? वो हमारे दांत का जो सफ़ेद भाग होता है, जैसे ये मसूड़ों के बाहर वाला ये जो सफ़ेद भाग आपको बाहर दिखता है, इसको हम क्या कहते हैं? इनेमल। ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ये कभी भी जलता नहीं है, ये सबसे कठोर भाग है। तो ये कठोर भाग भी देखो इस अम्ल के कारण नष्ट होने लगता है। तो जब मुख की पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो दांत का इनेबल नष्ट होने लगता है। इसे ही क्या कहते हैं? दंत क्षय कहते हैं। और अब जानते हैं फिर दांतों में धीरे धीरे खड्डे हो जाते हैं, ये इनेमल भी खत्म हो जाता है, खड्डे हो जाते हैं और दांत अंदर से काला काला दिखने लगता है। तो वो दंत क्षय के कारण होता है और दांत खराब हो जाते हैं फिर। अब बात ये आती है कि दंत क्षय से बचाव कैसे करें? तो दंत क्षय से बचाव कैसे करेंगे? जो मुख में अम्ल बनता है, या तो मुख की अच्छी तरह से सफाई होनी चाहिए, मुख में अम्ल नहीं बनना चाहिए। फिर भी अगर कोई अम्ल बनता है तो हमें ऐसे कोई क्षारीय दंत मंजन का या क्षारीय पदार्थ का उपयोग करना चाहिए और मुख की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। तो भोजन के बाद इसका बचाव क्या है? भोजन के बाद क्षारीय पदार्थ या दंत मंजन। अब ये जो दंत मंजन होते हैं इसमें भी क्षारीय पदार्थ ही होता है। दंत मंजन में क्या होता है? क्षारीय पदार्थ। तो किसी क्षारीय पदार्थ या कोई दंत मंजन है, क्षारीय पदार्थ मान लीजिए नीम की टहनी,
नीम की टहनी से आपने दांत साफ कर लिए तो नीम भी कड़वा होता है, यानी नीम में भी क्या होता है, क्षार होता है। तो भोजन के बाद कोई क्षारीय पदार्थ या नीम की टहनी लेकर या दंत मंजन लेकर मुख की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए भोजन के तुरंत बाद। तो होता क्या है कि अगर भोजन के बाद कोई मुख में भोजन रह गया और अम्ल बन रहा है तो उस अम्ल को क्षारीय पदार्थ उदासीन कर देगा और हमारा दंत क्षय नहीं होगा, दांतों को नुकसान नहीं होगा। तीसरा इसका देखो एक महत्वपूर्ण उपयोग और है पीएच का, कीटों का डंक। कीटों का डंक यानी बहुत सारे कीट होते हैं, जैसे मधुमक्खी होती है, शहद वाली मधुमक्खी, कुछ चींटियाँ होती है, काले रंग की चींटियाँ, बड़ी चींटियाँ, कुछ मकोड़े होते हैं। वो जब डंक मार देते हैं या खा जाते हैं तो उनके डंक में देखो, मधुमक्खी, चिट्टियाँ, मकोड़े जैसे कीटों के डंक में अम्ल होता है, और वो अम्ल हमने पढ़ा था कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। तो जैसे मधुमक्खी तो डंक चुबो देती है अपने त्वचा में, चिट्टी और मकोड़े क्या होते हैं, ये जब ये काटते हैं तो त्वचा पर वो फॉर्मिक अम्ल छोड़ देते हैं। अब वो फॉर्मिक अम्ल क्या करता है, त्वचा में जलन और दर्द उत्पन्न करता है। तो जब ये डंक मारते हैं, जैसे मधुमक्खी ने डंक मारा तो त्वचा में जलन होने लगती है, वहाँ से सूजन आ जाती है और दर्द होने लगता है। तो यदि इस अब डंक वाली जगह, जैसे हाथ था हमारा, इस हाथ पर यहाँ पर डंक लगा दिया, अब इस डंक पर यहाँ पर क्या है, अम्ल है, इस अम्ल के कारण ये दर्द और जलन हो रही है। अगर इस अम्ल को हम उदासीन कर दें तो ये दर्द और जलन कम हो जाएगी। अब इसको उदासीन करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई क्षार चाहिए। तो हमारे पास देखो एक क्षार, दुर्बल क्षार का उपयोग करेंगे अपन, प्रबल का नहीं करेंगे, क्योंकि प्रबल तो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए क्या करेंगे, डंक वाली जगह पर क्षारीय जो लवण होता है, जैसे NaHCO3, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको मीठा सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मीठा सोडा या खाने वाला सोडा। क्या कहते हैं इसको, खाने वाला सोडा, जिसको हम पापड़ में या बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें इसका उपयोग करते हैं। तो इसको खाने वाला सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं। ये इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम NaHCO3, इसको बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसका उपयोग किया जाए तो अम्ल उदासीन हो जाता है और जलन और दर्द कम हो जाता है, ये स्थिति आती है। तो अगर कोई चिट्टी ने डंक लगा दिया या किसी मधुमक्खी ने काट लिया तो जो वहाँ पर जलन और दर्द हो रहा है, तो वहाँ तुरंत आप ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये लगा सकते हैं हम, और लगाने के पश्चात हमें वो दर्द और जलन में राहत महसूस होगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस पीएच को देखो हम कम कर रहे हैं इस क्षारीय लवण के द्वारा। अब आती है अम्ल वर्षा। देखो अम्ल वर्षा क्या होती है, नाम से स्पष्ट है, अम्ल वर्षा में अम्ल हो, वर्षा में क्या उपस्थित हो, अम्ल हो। तो हम जानते हैं कि वर्षा का जो पानी होता है वो शुद्ध होता है, क्योंकि वर्षा जल होता है, उसमें स्टार्टिंग में जब वर्षा होती है तो पानी बिल्कुल पीएच 7 होती है उसकी, शुद्ध होता है वो, यानी वो शुद्ध, वर्षा का जल शुद्ध होता है। लेकिन जहाँ अगर किसी स्थान पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण है तो वायु में उपस्थित प्रदूषक गैसें, जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं या वाहन चलते हैं, तो क्या होते हैं, हवा में कुछ प्रदूषक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वायु में उपस्थित प्रदूषक गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड आदि के कारण वर्षा के जल में अम्ल बन जाते हैं। तो जब बरसात होती है तो बरसात इन गैसों से क्रिया करके, बरसात का जो पानी है वो इनसे क्रिया करके अम्ल बना लेता है। अब अम्ल बनने से क्या होता है, वर्षा जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है। जब इस वर्षा जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है, वैसे प्रारंभ में वर्षा के जल की पीएच 7 होती है अर्थात उदासीन होता है, वो उससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे पानी नीचे आता है, वायुमंडल में आता है, तो वायुमंडल की इन गैसों के संपर्क में आता है, तो गैसों के संपर्क में आकर बरसात का जल का पानी में अम्ल बन जाते हैं, और ऐसे वर्षा जल की पीएच का मान साढ़े ये 5.6 से अगर कम हो गया तब इसे हम क्या कह देंगे, अम्लीय वर्षा कह देंगे। अर्थात ऐसी वर्षा में अम्ल आते हैं, अम्ल बनकर धरती पर आ जाते हैं। तो जब बरसात के जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अभी अम्लीय वर्षा क्या होती है, ये अम्लीय वर्षा है वो हानिकारक होती है।
ये अम्लीय जो वर्षा होती है ये क्या होती है, ये पौधों के लिए, मृदा के लिए, जो जल के स्रोत हैं तालाब या नदियाँ उनके लिए, और जो उनमें जंतु रहते हैं उनके लिए हानिकारक होती है। अम्लीय वर्षा से फसलें नष्ट हो जाती है। जब जीवों की त्वचा पर ये बरसात गिरती है तो उनकी त्वचा को नुकसान होता है, मिट्टी को भी नुकसान होगा। जो मिट्टी पानी के जल स्रोत है वो भी प्रदूषित हो जाएंगे। तो अम्लीय वर्षा से हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। अब इससे बचाव कैसे करें? जो प्रदूषक गैसें हैं उस गैसों के उत्सर्जन को रोक कर अम्लीय वर्षा का नियंत्रण किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पीएच का एक महत्वपूर्ण उपयोग है। फिर हम मृदा की पीएच देखो, हमारी हम जब फसल बोते हैं तो हमें मृदा की पीएच का पता होना चाहिए, क्योंकि मृदा की पीएच भी कम ज़्यादा होती रहती है। अगर पीएच बहुत ज़्यादा कम है तो भी फसल अच्छी नहीं होगी, अगर पीएच बहुत ज़्यादा है तो भी फसल अच्छी नहीं होगी। उस स्थिति में हम मृदा की पीएच जब अपन को पता होती है तो उसी हिसाब से अपन फसल बोते हैं। तो मृदा की पीएच का मान ज्ञात करके मृदा में बोई जाने वाली फसलों का चयन किया जाता है। तो अगर मृदा की हमारे मिट्टी की खेत की मिट्टी की पीएच कम है तो हम उस ऐसी फसल का चयन करेंगे जो कम पीएच वाली मृदा में हो जाती है। अगर पीएच बहुत ज़्यादा है तो हम ऐसी फसल का चयन करेंगे जो अधिक पीएच में होती है। तो यही कह रहे हैं कि पीएच का मान ज्ञात करके मृदा में बोई जाने वाली फसलों का चयन किया जाता है। और उसी प्रकार के उर्वरक का भी फसल में उपयोग किया जाता है। और ऐसे उर्वरक का उपयोग करेंगे उस पीएच के अनुसार। अगर पीएच कम है तो अधिक पीएच वाला अपन उपयोग करेंगे, पीएच ज़्यादा है तो कम पीएच वाला उर्वरक उपयोग करेंगे, और ताकि हमारी जो फसल है वो अच्छी हो सके। तो अगर मृदा की पीएच का ज्ञान होगा तो हम उसी हिसाब से अपन फसल को बोएंगे और हमारी फसल भी अच्छी होने वाली है। तो ये पीएच के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग है। यहाँ से कई सारे प्रश्न आते हैं, जैसे दंत से के बारे में आ सकता है, हमारे उदर का जो अम्ल है एसिडिटी है, मिल्क ऑफ मैग्नीज का प्रश्न आ सकता है, अम्लीय वर्षा क्या होती है, इसके क्या प्रभाव होते हैं, इस तरह का प्रश्न आता है। और मृदा में पीएच का क्या महत्व है, तो आपको बता दिया गया कि मृदा की पीएच पता होगी तो हम उसी हिसाब से फसल को बोलेंगे और हमारी फसल भी अच्छी होने वाली है। तो ये जो पीएच का ज्ञान है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पीएच के कारण ही हम अपने कुछ हानिकारक प्रभावों से बच सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण जो यौगिक होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके उपयोग पढ़ेंगे, उनके निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे।